किसी भी सभ्यता का उदय और पतन मानो एक नदी की तरह होता है, जो अपने स्रोत से निकलकर विशाल धाराओं में बदलती है और अंततः किसी सागर में मिल जाती है। कुषाण वंश भी वैसा ही था, जिसने मध्य एशिया और भारत की धरती पर अपनी लहरें फैलाई। ग्रीक और ईरानी संस्कृति के संगम में जन्मे इस वंश ने पहली बार भारत की मिट्टी में अपनी जड़ों को मजबूत किया। उसका आरंभिक युग उज्जवल था, जब छोटे छोटे कबीले और भटकते समूह एकजुट होकर एक विशाल साम्राज्य का रूप लेने लगे। कनिष्क के शासन के समय ये साम्राज्य चरम पर था। उसकी शक्ति सीमा पार कर चुकी थी और संस्कृति, धर्म, कला और व्यापार में नए आयाम स्थापित कर रही थी। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, विशेषकर महायान परंपरा का विकास करवाया और गंधार व मथुरा की मूर्तियों में कला की ऐसी अभिव्यक्ति दिखाई कि उसका प्रभाव दूर दूर देशों में पहुंचा। उसके दरबार में विद्वानों और कलाकारों का जमावड़ा लगता था। हर कोई सीखने और सिखाने के लिए वहां आता था। कुषाण साम्राज्य की शक्ति केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि उसकी आर्थिक ताकत भी अतुलनीय थी। रेशम मार्ग पर उसका प्रभुत्व भारत, मध्य एशिया और रोम तक फैला था। रोम के बाजारों में भारतीय मसाले और रेशम बिकते थे, वहीं चीन से रेशमी वस्त्र और कलाकृतियां भारत तक आती थी। व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि विचारों और संस्कृतियों का पुल भी बनता था। सिक्कों पर बनी बहुलता और संस्कृति की झलक इस साम्राज्य की महानता का प्रमाण है। हर सिक्के पर यूनानी, ईरानी और भारतीय प्रतीक उकेरे गए थे, ये दिखाने के लिए कि सीमाएं केवल भौतिक होती हैं, विचारों और सभ्यताओं की सीमाएं नहीं होती। ये वह युग था जब प्रशासन, कला, धर्म, विज्ञान और व्यापार एक साथ फल फूल रहे थे और हर क्षेत्र में साम्राज्य ने अपनी छाप छोड़ी। गंधार की मूर्तियां, मथुरा की कला, तक्षशिला के विश्वविद्यालय और बामियान की घाटियों में खड़ी बुद्ध प्रतिमाएं इस समय की जीवित गवाही देती हैं। ये केवल पत्थर और धातु नहीं थी, बल्कि उनमें उस युग की आत्मा और सभ्यता की सांस बसती थी। कलाकारों ने अपनी छेनी और कला के माध्यम से पत्थर में जीवन फूंका। धर्म और संस्कृति के संरक्षण ने समाज को एक नई दिशा दी और व्यापार ने उसे वैश्विक स्तर पर जोड़ दिया। सम्राट कनिष्क की प्रेरणा से बौद्ध धर्म चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत तक पहुंचा। यही वह समय था जब धर्म और संस्कृति ने सीमाओं को पार किया और मानवता के लिए संदेश फैलाया। कुषाण साम्राज्य ने दिखाया कि शक्ति का वास्तविक मूल्य केवल तलवार और सिंहासन में नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और सहिष्णुता में है। लेकिन हर महान शक्ति की राह में चुनौतियां भी आती हैं। आंतरिक अस्थिरता, प्रशासनिक कमजोरियां, आर्थिक संकट और बाहरी आक्रमण धीरे धीरे साम्राज्य को कमजोर करने लगे। सासानी साम्राज्य और नए घुमंतू कबीलों का दबाव उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बढ़ा। गुप्त साम्राज्य और अन्य स्थानीय शक्तियों का उदय कुषाणों के अस्तित्व को सीमित कर गया। राजाओं की शक्ति घटने लगी, प्रांतीय शासकों ने अपनी स्वायत्तता बढ़ाई और साम्राज्य भीतर से खोखला होने लगा। इस पतन के बावजूद कुषाणों की धरोहर अमर रही। कला, धर्म, विज्ञान, साहित्य और व्यापार की संरचनाएं आगे आने वाले युगों में आधार बनी। गुप्त काल में गंधार और मथुरा की कला ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की, बौद्ध धर्म और महायान परंपरा विकसित हुई और रेशम मार्ग ने फिर भी भारत को विश्व से जोड़ रखा। कुषाण साम्राज्य भले ही समाप्त हुआ, लेकिन उसका प्रभाव इतिहास और संस्कृति में अमिट रहा। आज भी हम उनके अवशेषों में उसकी जीवित गूंज सुन सकते हैं। मथुरा, तक्षशिला, बामियान और अफगानिस्तान की पुरानी घाटियां उनके युग की स्मृति बिखेरती हैं। दिल्ली, लंदन, पेरिस के संग्रहालयों में उनके सिक्के और मूर्तियां हमें ये याद दिलाती हैं कि शक्ति अस्थायी हो सकती है, लेकिन संस्कृति और ज्ञान अमर रहते हैं। कुषाण साम्राज्य की यह गाथा हमें सिखाती है कि सहिष्णुता, बहुलता और ज्ञान की रक्षा ही असली विजय है। सत्ता और युद्ध नश्वर हैं, लेकिन कला, धर्म और शिक्षा अमर है। इतिहास का सबसे बड़ा उपहार यही है कि पीढ़ियां उनके योगदान से सीख ले और सभ्यता को आगे बढ़ाएं। और इस प्रकार कुषाण वंश का इतिहास समाप्त होता है, पर उसकी अमरता आज भी हमारे चारों ओर बसी है। उसकी कला, धर्म, विज्ञान और संस्कृति की धरोहर हमें याद दिलाती है कि असली वैभव सत्ता में नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण में है। यही कुषाणों की सच्ची विजय और हमारी सीख है। बहुत समय पहले जब मध्य एशिया की ठंडी हवाएं अपने साथ रेत के बवंडर और घोड़ों की टापों की गूंज लेकर आती थी, तब उन दूरस्थ प्रदेशों में कई जनजातियां बसी हुई थी, जिन्हें हम आज यूएझी के नाम से जानते हैं। यही यूएझी आगे चलकर 5 भागों में बंटे और उन्हीं में से एक ने अपना भाग्य बदलकर इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। ये वही वंश था जो आगे चलकर कुषाण कहलाया।
एक ऐसा वंश जिसने भारत से लेकर मध्य एशिया और रोम की सीमाओं तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसकी सत्ता के साये में व्यापारिक मार्गों ने नया जीवन पाया और जिसकी छाया में कला, संस्कृति, धर्म और राजनीति के अनगिनत रूप आकार लेने लगे। कहते हैं कि उन दिनों जब युएझी की टुकड़ियां पश्चिम की ओर बढ़ी तो वे घोड़ों पर सवार, धनुष बाण और तलवारों से लैस योद्धा थे जिनकी आंखों में अपनी जाति को एक नया ठिकाना दिलाने की चाह थी। चीन के शक्तिशाली शियोग्नु कबीलों ने उन्हें उनके मूल निवास से खदेड़ दिया था और वे धीरे धीरे बख्तियार क्षेत्र की ओर आ पहुंचे, वही क्षेत्र जो कभी यूनानी शासकों की धरती हुआ करता था। सिकंदर की विजयों के बाद जहां इंडो ग्रीक राज्य पनपे थे, अब वहां युएझी के कदम पड़ने लगे। धीरे धीरे इन युएझी ने वहां की सत्ता अपने हाथ में लेना शुरू किया और जब उनमें से एक शाखा ने अधिक शक्ति अर्जित की तो उसे इतिहास ने कुषाण नाम से याद रखा, मानो रेगिस्तान की हवाओं से निकली एक नई धारा ने सभ्यता के दरिया में प्रवेश किया हो। कहते हैं कि इन युएझी कबीलों में 5 प्रमुख भाग थे और उनमें से कुषाण शाखा धीरे धीरे अन्य शाखाओं पर हावी हो गई। उनके सेनापति और सरदारों ने राजनीति की बिसात पर चालें चली और अपने शौर्य से दूसरों का मन जीता। यही कारण है कि कुषाणों ने धीरे धीरे पूरे समूह को एकजुट कर दिया और सत्ता की डोर अपने हाथ में ले ली। उनकी महत्वाकांक्षाएं सीमित नहीं थी, वे केवल खानाबदोश घुड़सवार नहीं रहना चाहते थे बल्कि वे साम्राज्य के निर्माता बनना चाहते थे। उनके भीतर व्यापारिक मार्गों की धड़कन सुनाई देती थी। उन्हें मालूम था कि अगर सिल्क रूट पर उनका अधिकार हो जाए तो न केवल धन की वर्षा होगी बल्कि दूर दराज की सभ्यताओं से उनका संपर्क भी बढ़ेगा। यही कारण था कि उन्होंने बक्ट्रिया और गंधार की उपजाऊ भूमि पर अपनी नजर गड़ाई और धीरे धीरे उस पर कब्जा जमाया। कहते हैं कि जब पहली बार कुषाण योद्धाओं ने हिंदुकुश की पहाड़ियों से भारत की ओर निगाह डाली होगी तो उनके मन में एक नई दुनिया की झलक रही होगी। एक ऐसी दुनिया जहां गंगा यमुना की घाटियों की उपजाऊ भूमि थी, जहां सोना चांदी बहता था, जहां व्यापार के मार्ग सजीव थे और जहां की संस्कृति और धर्म उन्हें भी प्रभावित करने वाले थे। समय धीरे धीरे बदला और कुषाणों के महान शासक प्रकट हुए। सबसे पहले कदफिसिस नामक शासक ने सत्ता की बुनियाद मजबूत की। उसने विभिन्न कबीलों को एकत्र कर एक शक्तिशाली आधारशिला रखी। ये वह समय था जब रोम, पार्थिया, चीन और भारत सब आपस में व्यापार के धागों से जुड़ रहे थे। रेशमी मार्ग पर चलती कारवां की घंटियों की झनकार और ऊंटों की पगडंडी से उठती धूल व्यापारियों के गीत सुनाती थी और इन्हीं मार्गों पर कुषाण सत्ता ने अपनी मुहर लगा दी। कहते हैं कदफिसिस ने कई छोटे छोटे शासकों को परास्त किया और विशाल साम्राज्य की नींव रखी, परंतु ये नींव और भी ऊंची इमारत बनने वाली थी क्योंकि उसके बाद आए कनिष्क जैसे महान शासक ने कुषाण वंश को अपने शिखर तक पहुंचाया। किंतु कनिष्क की कथा आगे है, अभी तो कुषाण वंश की गाथा अपने प्रथम पड़ाव पर थी। इतिहासकार कहते हैं कि कदफिसिस ने पहले बिमारू क्षेत्रों और गंधार पर नियंत्रण किया। धीरे धीरे उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके सिक्के खुद इस बात का सबूत देते हैं। उन पर यूनानी अक्षरों का प्रयोग होता था क्योंकि सिकंदर के बाद उस भूमि की संस्कृति में यूनानी प्रभाव गहरा था, लेकिन साथ ही भारतीय प्रतीकों को भी जगह दी जाने लगी। मानो कुषाण शासक ये जताना चाहते हो कि वे केवल विदेशी नहीं बल्कि इस भूमि के नए संरक्षक भी हैं। धीरे धीरे उनके सिक्कों पर शिव, कार्तिकेय, बुद्ध और अन्य देवताओं के चित्र अंकित होने लगे। ये दृश्य इस बात का प्रमाण था कि कुषाण सत्ता केवल तलवार से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक समन्वय से भी फल फूल रही थी। उस समय गंधार क्षेत्र कला और संस्कृति का अद्भुत संगम बन चुका था। यूनानी मूर्तिकला और भारतीय आध्यात्मिकता का मेल वही जन्मा जिसे हम गंधार कला के नाम से जानते हैं, और जब कुषाणों की सत्ता वहां पहुंची तो उसने इस कला को और भी आश्रय दिया। परिणाम स्वरूप पहली बार बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां गढ़ी जाने लगी। इससे पहले बुद्ध को प्रतीकों से दर्शाया जाता था, जैसे पदचिन्ह, धर्मचक्र या बोधि वृक्ष, परंतु कुषाणों की छत्रछाया में कलाकारों ने बुद्ध की मनोहारी मूर्तियां बनाना शुरू किया और इस तरह धर्म और कला का ऐसा संगम हुआ जिसने एशिया की संस्कृति को नया आयाम दिए। कहानी कहती है कि जब कुषाण शासक अपने साम्राज्य को विस्तार दे रहे थे तब उनके सेनापति दूर दूर तक घोड़े दौड़ा रहे थे, कभी सिंधु नदी के किनारे, कभी काबुल की घाटियों में, तो कभी कश्मीर की बर्फीली चोटियों तक वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते। इस दौरान उनकी मुलाकात अनेक जनजातियों, व्यापारियों और साधुओं से हुई।
और इस तरह वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के वाहक भी बनते चले गए। धीरे धीरे कुषाण साम्राज्य का प्रभाव मध्य एशिया से भारत के मध्य भागों तक फैलने लगा, और यह वह समय था जब भारत के अन्य शासक जैसे शुंग, सातवाहन और स्थानीय गणराज्य अपनी अपनी शक्ति आजमा रहे थे। इस राजनीतिक उलझन में कुषाणों ने अपने लिए जगह बनाई और धीरे धीरे सबसे प्रबल शक्ति बनकर उभरे। कहते हैं कि उस युग में जब कोई व्यापारी रोम से निकलकर भारत की ओर आता तो उसके मन में सोने चांदी और रेशम का लोभ होता, पर जब वह कुषाण साम्राज्य की सीमा में प्रवेश करता तो उसे सुरक्षा का अनुभव होता, क्योंकि कुषाण शासक व्यापार की महत्ता समझते थे और वे जानते थे कि व्यापार ही उनके साम्राज्य की धमनियों में रक्त की तरह प्रवाहित है। यही कारण था कि उन्होंने अपने साम्राज्य में सड़कों और सरायों की व्यवस्था की, सिक्कों का प्रचलन बढ़ाया और कर प्रणाली को सरल बनाया, ताकि व्यापारी निश्चिंत होकर दूर देशों से आकर यहाँ के बाजारों को माल से भर सके। ये वह समय था जब भारत से मसाले, कीमती पत्थर, कपड़े और हाथीदांत रोम तक जाता था और रोम से सोना, चांदी और शराब भारत में आता था। इस अद्भुत लेन देन में कुषाण साम्राज्य से होकर गुजरने वाले व्यापारी उनके खजाने भरते थे और उनकी सत्ता को और भी सुदृढ़ बनाते थे। इस तरह कुषाण वंश की कहानी धीरे धीरे इतिहास के पर्दे पर रंग भरने लगी। ये केवल तलवारों की खनक और युद्धों की गाथा नहीं थी, बल्कि इसमें व्यापार की गूंज, संस्कृति की मिठास और धर्म की गहराई भी शामिल थी। ये वह युग था जब मध्य एशिया से लेकर गंगा की घाटियों तक कुषाणों का नाम गूंजने लगा और उनके साम्राज्य का सूरज धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ने लगा। परंतु ये तो बस प्रारंभ था, अभी तो कनिष्क जैसे महान सम्राट की कथा बाकी थी, जिसकी महिमा ने कुषाण साम्राज्य को इतिहास के स्वर्णिम अध्याय में अंकित किया। कहते हैं कि समय के प्रवाह में कुछ शासक केवल राजाओं की सूची में नाम लिखवा कर चले जाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो युगों के निर्माता बन जाते हैं, और कुषाण वंश के लिए वह नाम था कनिष्क। इतिहास की स्मृतियां गवाही देती हैं कि कदफिसिस द्वारा रखी गई नींव पर साम्राज्य की वह इमारत खड़ी हुई जिसे कनिष्क ने अपने पराक्रम और नीति से स्वर्णिम शिखर तक पहुंचाया। उसकी कहानी केवल एक राजा की विजय यात्रा नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और व्यापार की धारा का ऐसा मिलन थी जिसने एशिया के विशाल भूभाग पर अपनी छाप छोड़ी। जब कनिष्क ने सत्ता संभाली तब तक कुषाण साम्राज्य उत्तर पश्चिम भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बड़े हिस्से तक फैल चुका था, परंतु साम्राज्य की असली मजबूती और पहचान अभी बननी थी। कनिष्क एक ऐसा शासक था जिसने न केवल तलवार से दुश्मनों को जीता बल्कि अपने हृदय की उदारता और दूरदर्शिता से जनमानस का विश्वास भी जीता। कहते हैं कि उसकी राजधानी पहले पुरुषपुरा यानी आधुनिक पेशावर और बाद में मथुरा बनी। इन दोनों ही नगरों ने उसकी नीतियों और संस्कृति का गवाह बनकर इतिहास के पन्नों में अमरता पाई। कनिष्क की सबसे बड़ी पहचान इस बात से बनी कि उसने बौद्ध धर्म को अपने संरक्षण में लेकर उसे एक वैश्विक पहचान दिलाई। कहते हैं कि उसकी प्रेरणा से चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये वही ऐतिहासिक क्षण था जब बौद्ध भिक्षु, आचार्य और विद्वान दूर दूर से एकत्र हुए और धर्म की शिक्षाओं को संहिताबद्ध किया। इस सभा में महायान परंपरा को विशेष मान्यता मिली और यह बौद्ध धर्म का वह स्वरूप था जिसने आगे चलकर चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत तक अपनी जड़ें जमाई। कल्पना कीजिए वह दृश्य जब हजारों भिक्षु अपने भगवा वस्त्रों में एकत्र होकर धर्म की गूढ़ बातों पर विचार विमर्श कर रहे होंगे। कनिष्क स्वयं उस सभा की गरिमा में उपस्थित होगा और उसकी दृष्टि में केवल एक साम्राज्य का नहीं बल्कि एक संपूर्ण सभ्यता का भविष्य अंकित हो रहा होगा। इतिहासकार मानते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा को एक नया आयाम दिया। गंधार और मथुरा की कला ने पहली बार बुद्ध को मानव रूप में मूर्त रूप प्रदान किया। कलाकारों ने संगमरमर और शिलाओं पर ऐसे दिव्य रूप गढ़े कि देखते ही भक्ति का संचार हो। बुद्ध की शांत मुद्रा, उनकी आंखों में करुणा की झलक और उनके हाथों की मुद्रा में ज्ञान का संदेश, ये सब उसी समय की देन था। इस कला ने धर्म को केवल उपदेशों और प्रतीकों से निकालकर जन जन के मन में मूर्त बना दिया। यही कारण था कि कनिष्क के नाम के साथ गंधार कला और महायान परंपरा सदा के लिए जुड़ गई। कनिष्क केवल धर्म संरक्षक ही नहीं था बल्कि एक विशाल विजेता भी था। उसकी सेनाएं मध्य एशिया की बर्फीली घाटियों से लेकर गंगा यमुना के मैदानों तक दौड़ी। वो इतना शक्तिशाली था कि उसकी तुलना महान सम्राट अशोक और हर्षवर्धन से की जाती है।
उसके साम्राज्य की सीमाएं इतनी व्यापक थीं कि उसमें आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत, कश्मीर, लद्दाख, मध्य एशिया और यहाँ तक कि तारिम बेसिन के क्षेत्र भी शामिल थे। उस समय यदि कोई व्यापारी चीन से रेशम लेकर निकलता तो उसे कनिष्क की साम्राज्य सीमाओं से होकर गुजरना पड़ता। इसी कारण उसका नाम दूर दूर तक सम्मान से लिया जाने लगा। रोम तक के व्यापारी और दूत उसकी शक्ति को जानते थे और उसके सिक्कों का चलन पश्चिमी दुनिया तक पहुंच गया था। उसके सिक्के स्वयं उसकी नीति और व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। उनमें ग्रीक लिपि में लेख अंकित हैं। साथ ही भारतीय और ईरानी देवताओं की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। शिव, बुद्ध, नाना देवी, हेलियोस और सेरापिस तक उसके सिक्कों पर मिलते हैं। ये बताता है कि कनिष्क का साम्राज्य केवल एक धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने विविध परंपराओं को अपने संरक्षण में जगह दी। मानो उसके सिक्के ही यह घोषणा कर रहे हों कि उसका साम्राज्य संस्कृतियों का संगम है, जहां हर धर्म, हर परंपरा, हर देवता को समान रूप से मान्यता है। यही उसकी नीति थी जिसने जनता को उससे जोड़ दिया और साम्राज्य को स्थिरता दी। कनिष्क की राजधानी पेशावर उस समय ज्ञान और व्यापार का अद्भुत केंद्र बन गई थी। वहां विशाल स्तूप और मठ बनाए गए। कहते हैं कि कनिष्क स्तूप इतना ऊंचा और विशाल था कि उसकी छाया दूर से दिखाई देती थी। ये स्तूप केवल ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म की विश्व विजय का प्रतीक था। जब यात्री और भिक्षु दूर देशों से आते तो वे इस स्तूप को देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते। इस स्तूप में अवशेषों को सुरक्षित रखा गया था, जिन्हें श्रद्धालु देखने आते और धर्म की ऊर्जा अपने भीतर अनुभव करते। कहते हैं कि चीनी यात्री फाहियान और हवेनसांग ने भी इस स्तूप का उल्लेख किया और इसकी भव्यता का वर्णन किया। उस समय मथुरा भी उसकी संस्कृति का केंद्र था। वहाँ की कला ने भारतीय शैली में बुद्ध और देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ी। मथुरा शैली की लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां आज भी संग्रहालयों की शोभा बढ़ाती हैं। उन पर अंकित शिल्प बौद्ध धर्म के साथ साथ ब्राह्मण और अन्य परंपराओं को भी अभिव्यक्त करता है। यह उस सहिष्णुता और समन्वय की कहानी है जिसकी वजह से कनिष्क की पहचान केवल एक योद्धा राजा के रूप में नहीं, बल्कि धर्म और कला का संरक्षक के रूप में भी हुई। कनिष्क के दरबार में विद्वानों और चिकित्सकों की भी कमी नहीं थी। कहते हैं कि महान वैद्य चरक उसी समय दरबार में रहते थे और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता को व्यवस्थित किया। इसका अर्थ है कि कनिष्क का संरक्षण केवल युद्ध और धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि विज्ञान और चिकित्सा को भी बढ़ावा मिला। उसके साम्राज्य में शिक्षा, साहित्य और चिकित्सा का संगम हुआ, जिसने आगे आने वाली पीढ़ियों को अमूल्य धरोहर दी। लेकिन हर महान शासक की तरह कनिष्क की चुनौतियां भी कम नहीं थी। उसके साम्राज्य की विशालता को संभालना आसान काम नहीं था। दूरस्थ प्रांतों में बगावतें उठती थीं, कभी मध्य एशिया के कबीलों का आक्रमण होता तो कभी गंगा घाटी के राजाओं की प्रतिरोधी चालें सामने आती, पर कनिष्क ने अपनी सैन्य शक्ति और चतुराई से इन समस्याओं का समाधान किया। उसने प्रांतों में गवर्नर नियुक्त किए और प्रशासन को मजबूत बनाया। यही कारण था कि उसका साम्राज्य कई वर्षों तक स्थिर और संगठित रहा। कनिष्क की कहानी हमें ये भी बताती है कि साम्राज्य का असली वैभव केवल सीमाओं के विस्तार में नहीं होता, बल्कि उसमें होता है कि वह कितनी विविधताओं को अपने भीतर समाहित करता है। कनिष्क ने ये सिद्ध किया कि एक शासक तब महान बनता है जब वह जनता को सुरक्षा, धर्म को आश्रय, व्यापार को गति और विद्वानों को सम्मान देता है। यही कारण था कि उसका नाम आज भी श्रद्धा और गौरव के साथ लिया जाता है। धीरे धीरे समय की धारा आगे बढ़ी। कनिष्क वृद्ध हुआ और उसके बाद अन्य कुषाण शासकों ने भी शासन किया, परंतु जिस ऊंचाई तक उसने साम्राज्य को पहुंचाया, वैसी ऊंचाई बाद में किसी के लिए संभव नहीं रही। उसके बाद हविष्क और वसुदेव जैसे शासकों ने सत्ता संभाली। उन्होंने भी साम्राज्य को संभाला, परंतु साम्राज्य धीरे धीरे क्षीण होने लगा। यह इतिहास का चक्र है जो हर महान साम्राज्य के साथ घटता है, परंतु कनिष्क की गाथा उस स्वर्णिम शिखर की है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। कनिष्क के बाद जब समय ने करवट ली तो कुषाण साम्राज्य का स्वरूप बदलने लगा। उसका साम्राज्य इतना विशाल था कि उसे संभालना किसी एक शासक के लिए कठिन हो जाता, और जब कनिष्क के उत्तराधिकारी हविष्क ने सत्ता संभाली तो उसने अपने साम्राज्य को उसी गरिमा और दृढ़ता से चलाने का प्रयास किया। हविष्क ने भी अपने सिक्कों पर अनेक देवताओं को स्थान दिया। उसके शासनकाल में भी बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों को संरक्षण मिला। वह कनिष्क की तरह ही सहिष्णु शासक माना गया, किंतु उसके शासन का दायरा इतना चुनौतीपूर्ण था कि धीरे धीरे साम्राज्य का अनुशासन ढीला पड़ने लगा। कहते हैं कि उसने भी कई मठ और स्तूप बनवाई और मथुरा की कला को संरक्षण दिया, किंतु इतिहास की रेत में समय की आंधियां बदल रही थी और साम्राज्य के भीतर धीरे धीरे अस्थिरता के बीज अंकुरित होने लगे।
हविष्क के बाद वसुंधरेश्वर वसुदेव प्रथम का नाम सामने आता है। उसका शासनकाल कुषाण साम्राज्य की अंतिम चमक माना जाता है। कहते हैं कि वह शिव का भक्त था और उसके सिक्कों पर शिव और नंदी का अंकन मिलता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि धीरे धीरे बौद्ध धर्म के साथ साथ ब्राह्मण धर्म को भी अधिक प्रमुखता मिलने लगी थी। वसुदेव के समय में भारत के मध्य और उत्तर भागों में कुषाणों का प्रभाव अब भी बना हुआ था, लेकिन साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण बढ़ने लगे थे। यद्यपि वसुदेव ने अपने साम्राज्य को संभाले रखने का भरपूर प्रयास किया, किंतु समय की धारा इतनी तीव्र थी कि साम्राज्य की पकड़ ढीली होने लगी। कहते हैं कि कनिष्क और हविष्क के समय जिस प्रकार रोम, पार्थिया और चीन तक उनके साम्राज्य की ख्याति फैली थी, अब वही मार्ग नए शत्रुओं और नए साम्राज्यों की ओर आकर्षित हो रहे थे। मध्य एशिया से नए कबीले उठ खड़े हुए थे, जिनमें सासानी और कुषाण शाखाओं का उदय हुआ। ये शक्तियां धीरे धीरे कुषाण साम्राज्य पर हावी होने लगी। दूसरी ओर भारत के भीतर सातवाहन, नाग और गुप्तों जैसी नई शक्तियां उभर रही थी, जिनके सामने कुषाण सत्ता धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। परंतु ये पतन केवल राजनीतिक दृष्टि से था। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से कुषाणों की धरोहर अब भी चमक रही थी। गंधार और मथुरा की कला अपने उत्कर्ष पर थी। बौद्ध धर्म दूर देशों में फैल चुका था और चरक संहिता जैसी कृतियां पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही थी। वसुदेव के बाद साम्राज्य खंडित हो गया। उसका उत्तरी भाग सासानियों के अधीन चला गया और भारतीय भाग धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य की छाया में आ गया। परंतु इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि वसुदेव के पश्चात भी कई छोटे छोटे कुषाण शासक भारत में शासन करते रहे, जिन्हें लघु कुषाण कहा जाता है। इन शासकों ने गंगा यमुना की घाटियों और पंजाब के कुछ भागों पर अपनी सत्ता बनाए रखी। उनके सिक्के इस बात का प्रमाण है कि वे अभी भी कुषाण नाम से शासन कर रहे थे, परंतु उनकी शक्ति वैसी नहीं रही जैसी कनिष्क के समय थी। अब वे केवल स्थानीय शक्ति रह गए थे। धीरे धीरे उनकी सत्ता भी विलुप्त हो गई और कुषाण साम्राज्य इतिहास की स्मृति बनकर रह गया। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से कुषाणों का साम्राज्य समाप्त हो गया, परंतु उनके सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान को इतिहास कभी भूल नहीं सकता। उनकी छत्रछाया में गंधार कला और मथुरा कला ने विश्व स्तर पर पहचान बनाई। बुद्ध की मूर्तियां एशिया भर में पहुंच गई और महायान परंपरा ने दूर देशों को प्रभावित किया। कुषाणों ने ये सिद्ध कर दिया था कि वे केवल विदेशी आक्रांता नहीं थे, बल्कि वे भारतीय भूमि के नए संरक्षक बने, जिन्होंने इस भूमि की विविधताओं को स्वीकार किया और उसे नए रूप में गढ़ा। उनके सिक्के इसका सबसे जीवंत प्रमाण है, जहां ग्रीक, ईरानी और भारतीय देवताओं का संगम दिखता है, जहां लिपियों की विविधता दिखाई देती है और जहां संस्कृति का ऐसा मिश्रण है जो दर्शाता है कि साम्राज्य की असली शक्ति विविधताओं को समाहित करने में है। इतिहास के पन्नों में कुषाणों का पतन एक स्वाभाविक चक्र का हिस्सा है। जैसे हर साम्राज्य का उत्थान और पतन होता है, वैसे ही कुषाण साम्राज्य भी अपने स्वर्णिम युग के बाद इतिहास के गर्भ में विलीन हो गया, परंतु उनकी धरोहर अमर रही। जब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ तो भी गंधार और मथुरा की कला का प्रभाव वहां तक पहुंचा। जब चीन और तिब्बत में बौद्ध धर्म फैला तो उसके पीछे कुषाण युग की प्रेरणा थी। जब रोम तक भारतीय मसाले और मूर्तियां पहुंची तो उसमें कुषाणों द्वारा सुरक्षित किए गए व्यापार मार्गों का हाथ था। और जब आज हम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों की चर्चा करते हैं तो उसमें कुषाण साम्राज्य की गूंज अवश्य सुनाई देती है। कहानीकार कहते हैं कि यदि कोई यात्री आज भी अफगानिस्तान की घाटियों में, पाकिस्तान के तक्षशिला खंडहरों में या मथुरा की गलियों में घूमे तो उसे कुषाणों की स्मृति जीवित मिलेगी। टूटी हुई मूर्तियों, बिखरे हुए सिक्कों और प्राचीन स्तूपों में अभी भी उस युग की झलक दिखाई देती है। मानो वे पत्थर और धातुएं कह रही हों कि कभी यहाँ एक साम्राज्य था जिसने अपनी सीमाओं से अधिक अपने विचारों, अपनी कला और अपने धर्म से दुनिया को जीता था। यही वह अमरता है जो किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। कहते हैं कि किसी साम्राज्य की तलवारें चाहे समय के साथ जंग खा जाएं, उसकी सेनाएं चाहे पराजित हो जाएं और उसके महल चाहे खंडहर बन जाएं, फिर भी उसकी पहचान जीवित रहती है उसकी कला, उसके सिक्कों और उसकी संस्कृति में। और जब हम कुषाण वंश की ओर देखते हैं तो हमें सबसे पहले यही चीजें पुकारती हैं, मानो सदियों की दूरी पार करके वे हमें अपने गौरवशाली युग की झलक दिखा रही हो। गंधार की धरती पर जब पहली बार कलाकारों ने पत्थरों पर छेनी चलाई होगी तो उनके सामने केवल एक मूर्ति गढ़ने का काम नहीं रहा होगा, बल्कि उनके सामने धर्म को आकार देने का कार्य रहा होगा। ये वही समय था जब बौद्ध धर्म केवल उपदेश और प्रतीक के रूप में था।
किंतु कुषाणों की छत्रछाया में उसने अपनी पहली मूर्ति का रूप धारण किया। गंधार कला ने यूनानी और रोमन मूर्तिकला की विशेषताओं को भारतीय आध्यात्मिकता से जोड़ दिया। इसलिए बुद्ध की मूर्तियों में यूनानी चेहरे की गहराई, रोमन परिधान की सिलटें और भारतीय तपस्विता का तेज एक साथ दिखाई देता है। जब किसी साधक ने पहली बार इन मूर्तियों को देखा होगा तो उसके हृदय में करुणा और श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा होगा, क्योंकि अब धर्म सामने खड़ा था, उसकी आंखों में झांककर उसके मन की पीड़ा को पढ़ रहा था। और यही कला कुषाणों की सबसे बड़ी धरोहर बनी। मथुरा की धरती पर भी कुछ कम चमत्कार नहीं हुआ। वहां की कला ने लाल बलुआ पत्थर से ऐसी मूर्तियां गढ़ी जो भारतीय भावनाओं और श्रद्धा से परिपूर्ण थी। वहां बुद्ध के साथ साथ जैन तीर्थंकरों और हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी बनी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कुषाण केवल बौद्ध धर्म के संरक्षक नहीं थे, बल्कि हर धर्म को स्थान देने वाले शासक थे। मथुरा की मूर्तियों की मुद्रा, उनकी मुस्कान और उनकी कोमलता आज भी देखने वालों को विस्मित करती है, मानो उनमें उस समय के समाज की आत्मा कैद हो। अगर हम कुषाण वंश के सिक्कों की बात करें तो वे स्वयं बोलते हैं, वे केवल धातु के टुकड़े नहीं थे बल्कि साम्राज्य की पहचान थे। उनके सिक्कों पर ग्रीक, ईरानी और भारतीय लिपियों का मिश्रण मिलता है। देवताओं की ऐसी विविधता मिलती है कि ये देखकर आश्चर्य होता है कि एक ही साम्राज्य में कितनी संस्कृतियां एक साथ जीवित थी। शिव, बुद्ध, अग्नि, हेलियोस, नाना, सेरापिस, आर्दोक्सो जैसी देवी देवताओं की छवियां वहां अंकित थी। इन सिक्कों ने हमें ये बताया कि कुषाण साम्राज्य कितना व्यापक और कितना सहिष्णु था। साथ ही उन्होंने व्यापार को गति दी। जब कोई व्यापारी रोमन सोने के बदले भारतीय मसाले लेता या चीन का रेशम भारत में बेचता तो यही सिक्के उसके हाथों में घूमते थे। यही सिक्के साम्राज्य की ताकत और स्थिरता का प्रमाण थे। व्यापार मार्गों की बात करें तो कुषाण साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने रेशम मार्ग को सुरक्षित बनाया। यह मार्ग केवल व्यापार का साधन नहीं था बल्कि सभ्यताओं को जोड़ने वाला धागा था। इस पर चलते हुए व्यापारी केवल माल ही नहीं लाते थे बल्कि वे विचार, धर्म, कला और संस्कृति भी साथ लाते थे। चीन से भारत में रेशमी कपड़े आए तो भारत से वहां बौद्ध धर्म पहुंचा। रोम से शराब और धातुएं आए तो भारत से वहां मसाले और हाथीदांत पहुंचे। यह आदान प्रदान इतना गहरा था कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच एक साझा संबंध बन गया और इस संबंध को संभव बनाया कुषाणों की सत्ता ने, जिन्होंने इन मार्गों को अपने साम्राज्य के संरक्षण में सुरक्षित किया। कहानीकार कहते हैं कि जब एक व्यापारी कारवां लेकर काबुल की घाटियों से गुजरता था तो उसके ऊंटों की पीठ पर रेशम के गट्ठर, मसालों की महक और कीमती पत्थरों की चमक होती थी। कारवां की घंटियां रेगिस्तान की नीरवता को तोड़ती थी और दूर कहीं कुषाण सैनिक उन्हें सुरक्षा देते चलते थे। यही सुरक्षा व्यापारियों को आश्वस्त करती थी और यही कारण था कि कुषाण साम्राज्य के समय व्यापार अपने शिखर पर था। उनके बंदरगाहों से होकर माल समुद्र के रास्ते रोम तक पहुंचता था और उनके नगरों से होकर कारवां मध्य एशिया से चीन तक पहुंचते थे। यह व्यापार ही था जिसने साम्राज्य की धमनियों में धन का प्रवाह बनाए रखा। कुषाण साम्राज्य की सांस्कृतिक धरोहर केवल कला और व्यापार तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने धर्म को भी नए रूप में गढ़ा। महायान बौद्ध धर्म उनकी सबसे बड़ी देन थी। ये वही परंपरा थी जिसने बुद्ध को केवल शिक्षक नहीं बल्कि देवत्व के रूप में प्रस्तुत किया। जहां बोधिसत्व की संकल्पना ने जन्म लिया, जो करुणा से प्रेरित होकर सभी प्राणियों को मुक्ति दिलाने का संकल्प लेते हैं। इस विचार ने धर्म को केवल सन्यासियों तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि गृहस्थों को भी उसमें भाग लेने का मार्ग दिया और यही विचार चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत तक फैल गया। अगर आज एशिया के इन देशों की संस्कृति में बौद्ध धर्म की गहरी जड़ें दिखाई देती हैं तो उसके पीछे कुषाण साम्राज्य की छाया छिपी है। इतिहास हमें ये भी बताता है कि कुषाण शासकों ने प्रशासन में भी सुधार किए। उन्होंने प्रांतों में शासक नियुक्त किए, कर प्रणाली को व्यवस्थित किया और सेना को संगठित रखा। उनके सिक्के इस बात का प्रमाण है कि उनके यहाँ मुद्राओं का व्यापक उपयोग होता था। यह आर्थिक स्थिरता का संकेत है और जब कोई साम्राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होता है तभी उसकी कला, धर्म और संस्कृति फलती फूलती है। यही कारण था कि कुषाण युग को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। परंतु हर साम्राज्य की तरह कुषाण साम्राज्य भी समय की धारा में बह गया। नए शत्रु उठे, नई शक्तियां उभरी और साम्राज्य बिखर गया। लेकिन जो चीज बची रही वह उसकी अमर धरोहर थी। आज जब हम किसी संग्रहालय में गंधार कला की मूर्तियों को देखते हैं या मथुरा शैली की प्रतिमाओं को निहारते हैं तो हमें लगता है कि ये पत्थर बोल रहे हैं, हमें उस युग की कहानियां सुना रहे हैं जब कुषाण साम्राज्य की धरती पर संस्कृति का ऐसा संगम हुआ था जो मानव इतिहास के लिए एक वरदान बन गया। कहते हैं कि किसी भी साम्राज्य की असली शक्ति केवल उसके महलों या उसकी सेनाओं में नहीं होती,
उसकी असली शक्ति उसके समाज में होती है, उसके लोगों की सोच और उनके जीवन के ढंग में होती है। और कुषाण साम्राज्य के समाज को देखकर यही लगता है कि यह एक ऐसा युग था जहां अनेक संस्कृतियां, अनेक धर्म और अनेक परंपराएं एक साथ जीती थी, मानो पूरी दुनिया का निचोड़ उस समय एक ही साम्राज्य की सीमाओं के भीतर समा गया हो। कुषाण साम्राज्य का समाज बहुरंगी था, उसमें मध्य एशियाई घुमंतु जनजातियों की सादगी थी, भारतीय किसानों और शिल्पकारों की मेहनत थी, यूनानी परंपराओं की कलात्मकता थी और ईरानी संस्कृतियों की धार्मिक आस्था भी थी। यह एक ऐसा समाज था जहां बौद्ध भिक्षु सुबह सुबह नगर की गलियों से गुजरते, ब्राह्मण यज्ञ में मंत्रोच्चार करते, व्यापारी अपने कारवां लेकर सड़कों से निकलते और कलाकार मंदिरों और मठों की दीवारों पर मूर्तियां गढ़ते। यही विविधता इस समाज को जीवंत बनाती थी। धर्म की दृष्टि से कुषाण युग सबसे अधिक सहिष्णुता और समन्वय का युग था। बौद्ध धर्म का उत्कर्ष तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन कुषाण शासकों ने उसे अपने संरक्षण में एक वैश्विक पहचान दी। महायान परंपरा ने बौद्ध धर्म को आम जन के करीब पहुंचाया, साथ ही मठों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी। इन मठों में केवल भारतीय ही नहीं बल्कि चीन और मध्य एशिया से भी विद्यार्थी आते, वे धर्म सीखते, कला सीखते और फिर अपने अपने देशों में जाकर उस ज्ञान को फैलाते। इस प्रकार कुषाण साम्राज्य शिक्षा और धर्म का केंद्र बन गया। परंतु बौद्ध धर्म अकेला नहीं था, ब्राह्मण धर्म को भी इस समय विशेष महत्व मिला। वसुदेव जैसे शासकों ने शिव की पूजा की और उनके सिक्कों पर शिव नंदी के चित्र बने। मथुरा में विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियां भी बनाई गईं। साथ ही गंधार क्षेत्र में ईरानी और ग्रीक देवताओं की पूजा होती रही। ये सब इस बात का प्रमाण है कि कुषाण साम्राज्य में धर्म केवल पूजा पाठ का विषय नहीं था, बल्कि वह जीवन का हिस्सा था, जहां हर धर्म को अपनी जगह और सम्मान मिला। यही सहिष्णुता साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनी। साहित्य और ज्ञान के क्षेत्र में भी कुषाण युग की पहचान अनोखी है। कहते हैं कि इस समय संस्कृत भाषा को नया सम्मान मिला। बौद्ध आचार्यों ने संस्कृत में ग्रंथ लिखे और महायान परंपरा के सूत्र रचे गए। चरक संहिता इसी युग की देन है, जिसमें चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत संग्रह है। ये ग्रंथ केवल भारत ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में भी प्रसिद्ध हुआ। इससे पता चलता है कि कुषाण साम्राज्य केवल युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि विज्ञान और साहित्य में भी अग्रणी था। इस युग में कला और धर्म के साथ साथ चिकित्सा और शिक्षा भी पल्लवित पुष्पित हुई। साम्राज्य का समाज विविध वर्गों में बटा हुआ था। किसान भूमि पर मेहनत करते, व्यापारी दूर दूर देशों से व्यापार करते, सैनिक साम्राज्य की रक्षा करते और भिक्षु तथा साधु धर्म का प्रचार करते। यही विविधता समाज की रीढ़ थी। परंतु इसमें सबसे बड़ा योगदान व्यापारियों का रहा, क्योंकि वही साम्राज्य की आर्थिक धारा को प्रवाहित करते थे। उनके कारण ही नगरों में समृद्धि आई, नए बाजार बने, नए शिल्प विकसित हुए और संस्कृति का आदान प्रदान संभव हुआ। कहते हैं कि उस समय नगरों का दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता था। बाजारों में मसाले, कपड़े, मूर्तियां और धातु की वस्तुएं बिकती। सड़कों से गुजरते हुए ऊंटों और घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती। कहीं मंदिरों में घंटियां बजती तो कहीं मठों में भिक्षु शांति से ध्यान लगाते। लोग अलग अलग भाषाएं बोलते, लेकिन व्यापार और धर्म की भाषा उन्हें जोड़ देती। यही साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसने विविधता में एकता पैदा कर दी थी। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भी उसकी परंपराएं लंबे समय तक जीवित रहीं। गंधार कला का प्रभाव गुप्त युग तक पहुंच गया। मथुरा की मूर्तिकला ने गुप्त कालीन कला को आकार दिया। बौद्ध धर्म चीन, कोरिया और जापान तक फैला और उसकी जड़ें वहीं से गहराई जो कुषाणों के समय बोई गई थी। उनके सिक्के और प्रशासनिक प्रणाली ने गुप्तों को मार्ग दिखाया और उनके व्यापार मार्गों ने आगे भी भारत को विश्व से जोड़े रखा। यानी भले ही कुषाण साम्राज्य विलुप्त हो गया, लेकिन उसका प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहा। समय के साथ जब गुप्त साम्राज्य ने भारत में अपनी सत्ता जमाई, तो उसके कला और साहित्य में कुषाणों की छाया स्पष्ट दिखी। गुप्त मूर्तियों में मथुरा शैली का असर था। बौद्ध धर्म के ग्रंथ और विचार गुप्त काल में भी प्रमुख बने रहे और यही कारण है कि इतिहासकार कुषाणों को गुप्त युग का अग्रदूत मानते हैं। मानो उन्होंने वह बीज बोया था जिसे गुप्त साम्राज्य ने आगे वृक्ष बनाया। आज भी जब पुरातत्वविद तक्षशिला, मथुरा या अफगानिस्तान की धरती से कोई सिक्का, कोई मूर्ति या कोई स्तूप का अंश खोज निकालते हैं, तो वे हमें उसी युग की याद दिलाते हैं। ये याद दिलाते हैं कि कभी यहाँ एक ऐसा साम्राज्य था जो केवल एक वंश की सत्ता नहीं था, बल्कि सभ्यताओं का संगम था, जहाँ एशिया और यूरोप का मिलन हुआ था, जहाँ धर्म ने नई राह पाई थी और जहाँ कला ने अमरता हासिल की थी।
कुषाण साम्राज्य ने अपने समय में ये सिद्ध कर दिया था कि वह केवल भारत या मध्य एशिया की सत्ता नहीं था, बल्कि वह विश्व राजनीति और संस्कृति का अहम हिस्सा था। उसके व्यापारी कारवां जब उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते तो वे ईरान की घाटियों से गुजरकर रोमन साम्राज्य तक पहुंचते, और जब वे पूर्व की ओर निकलते तो चीन की महान दीवारों के निकट शहरों तक अपना सामान बेचते। यही वह समय था जब भारत और रोम के बीच मसालों, रेशम और रत्नों का व्यापार फला फूला, और चीन से रेशमी वस्त्र, कागज और चीनी मिट्टी की कलाएं भारत तक पहुंची। रोमन साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य के बीच संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं थे, बल्कि सिक्कों और मूर्तियों से यह पता चलता है कि रोमनों के बीच भारतीय वस्तुओं की विशेष मांग थी। रोमन बर्तनों और आभूषणों के अंश भारत में मिले हैं, और भारत के मसाले और हाथी दांत रोम की गलियों में बिकते थे। कहते हैं कि रोम की महिलाएं भारतीय मोतियों और रेशम को पहनकर गर्व महसूस करती, और रोमन व्यापारी भारत के तटवर्ती नगरों जैसे ब्रिंगोकच और तम्रलिप्ति में अपना ठिकाना बनाते। इस प्रकार समुद्र और स्थल दोनों मार्गों से भारत और रोम के बीच संबंध मजबूत हुए, और इसमें कुषाण साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बना। चीन के साथ संबंध और भी गहरे थे, क्योंकि बौद्ध धर्म की ज्योति वहां तक पहुंचाने का श्रेय भी कुषाणों को ही जाता है। कनिष्क के समय आयोजित बौद्ध संगीति के परिणाम स्वरूप महायान परंपरा ने नया रूप लिया, और उसके बाद जब चीनी यात्री भारत आए तो उन्होंने यहाँ के धर्म और संस्कृति को अपने देश ले जाकर फैलाया। गंधार की मूर्तियां और मथुरा की कला चीनियों को इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने उन्हें अपने मंदिरों और गुफाओं में स्थान दिया। यही कारण है कि आज भी चीन के लुनविन और दुनहुआंग गुफाओं में भारतीय प्रभाव साफ देखा जा सकता है। ये सब कुषाण युग के उस आदान प्रदान का परिणाम था। कहते हैं कि रेशम मार्ग पर उस समय केवल व्यापार ही नहीं होता था, बल्कि विचारों और धर्मों का भी आदान प्रदान होता था। व्यापारी जब कारवां लेकर निकलते तो उनके साथ भिक्षु भी यात्रा करते, जो एक नगर से दूसरे नगर में धर्म का प्रचार करते। यह मार्ग केवल मसालों और वस्त्रों की गंध नहीं समेटता था, बल्कि वह संस्कृति और ज्ञान का सेतु था, और कुषाण साम्राज्य उसके केंद्र में खड़ा था। मानो वह एक ऐसा दीपक था जिसकी लौ से पूर्व और पश्चिम दोनों प्रकाशित हो रहे थे। रोमन साम्राज्य के साथ उनके संबंधों का प्रमाण तब और स्पष्ट होता है जब हम सिक्कों पर ध्यान देते हैं। कुषाण सिक्कों की गुणवत्ता इतनी उत्कृष्ट थी कि रोमनों ने भी उन्हें सम्मान दिया। ये सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते, और उन पर विभिन्न देवताओं के चित्र बने रहते। यह न केवल आर्थिक समृद्धि का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि साम्राज्य किस प्रकार अनेक संस्कृतियों को अपने साथ जोड़कर चलता था। कहीं यूनानी देवता, कहीं ईरानी और कहीं भारतीय देवता एक ही साम्राज्य के सिक्कों पर मिल जाते। यही वैश्विक दृष्टि उनकी सबसे बड़ी धरोहर बनी। ईरान और पार्थिया के साथ भी कुषाणों के संबंध गहरे थे। कभी वे सहयोगी बने तो कभी शत्रु, लेकिन दोनों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान चलता रहा। ईरानी अग्नि पूजा और देवताओं की छवियां कुषाण सिक्कों पर उकेरी गईं। वहीं भारतीय धर्म और मूर्तियां ईरानी क्षेत्रों में पहुंची। यह उस युग की वैश्विकता का प्रमाण है। मानो कोई दीवारें न हो, केवल मार्ग हो जो सबको जोड़ रहे हो। इतिहासकारों का मानना है कि यदि कुषाण साम्राज्य न होता तो शायद भारत और चीन के बीच वह सांस्कृतिक पुल न बन पाता जिसने बौद्ध धर्म को एशिया भर में फैलाया। यदि कुषाण व्यापारी और सैनिक न होते तो शायद रोम तक भारतीय वस्तुएं इतनी आसानी से न पहुंच पाती, और यदि गंधार और मथुरा की कला न होती तो शायद विश्व कला का इतिहास अधूरा रह जाता। इस प्रकार कुषाण साम्राज्य केवल एक राजनीतिक सत्ता नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति था जिसने संस्कृतियों को जोड़ा और विश्व को एक साझा धरोहर दी। कहते हैं कि जब रोम की गलियों में भारतीय रेशम की चमक दिखाई देती थी, जब चीन के मंदिरों में गंधार की मूर्तियों की छाया पड़ती थी, जब मध्य एशिया के नगरों में व्यापारी भारतीय मसाले बेचते थे, तो वह सब कुषाण साम्राज्य की ही गूंज थी, और यही गूंज इतिहास में अमर हो गई। मानो उन्होंने सीमाओं से परे जाकर दुनिया को ये सिखाया कि सभ्यता की असली शक्ति युद्ध में नहीं, बल्कि आदान प्रदान और सहिष्णुता में होती है। कुषाण साम्राज्य भी वैसा ही था। उसने कनिष्क और वसुदेव के समय अपनी महिमा का उत्कर्ष देखा, लेकिन धीरे धीरे उसके किनारे टूटने लगे, उसकी धाराएं बिखरने लगी और उसका प्रवाह कमजोर होता चला गया। आंतरिक अस्थिरता और बाहरी आक्रमणों ने मिलकर इस साम्राज्य को ऐसे हिला दिया कि वह फिर कभी अपनी पुरानी चमक हासिल नहीं कर सका। सबसे पहले आंतरिक कारणों को देखें तो साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। कनिष्क ने अपने समय में एक विशाल भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों के लिए उतनी बड़ी भूमि को संभालना संभव नहीं रहा। प्रशासनिक इकाइयां ढीली पड़ गईं, प्रांतीय शासक अपनी स्वायत्तता बढ़ाने लगे और धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता की पकड़ कमजोर हो गई।
साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे विद्रोह होने लगे, जिन्हें दबाने के लिए समय और शक्ति दोनों खर्च होती, और इस प्रकार साम्राज्य भीतर से खोखला होने लगा। दूसरा कारण आर्थिक था। प्रारंभ में जब रेशम मार्ग पर व्यापार चरम पर था तो साम्राज्य की तिजोरियां सोने चांदी से भर जाती, लेकिन समय बीतने के साथ रोमन साम्राज्य में आर्थिक संकट गहराने लगा। रोम से सोने का प्रवाह घटा और भारत में सिक्कों की कमी होने लगी। व्यापार मार्गों पर भी असुरक्षा बढ़ गई। डाकू और घुमंतू कबीलों ने कारवां पर आक्रमण करना शुरू किया। इससे व्यापारी असहज होने लगे और व्यापार धीमा पड़ने लगा। आर्थिक संकट ने प्रशासन और सेना दोनों को कमजोर किया और साम्राज्य का वैभव धीरे धीरे घटता गया। तीसरा कारण धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। यद्यपि धार्मिक सहिष्णुता कुषाणों की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन बाद के समय में बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और अन्य पंथों के बीच तनाव बढ़ने लगा। मठों और मंदिरों के बीच संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा हुई। राजसत्ता भी किसी एक धर्म की ओर झुकने लगी, जिससे समाज में विभाजन गहराया। जब समाज में एकता टूटती है तो साम्राज्य भी लंबे समय तक टिक नहीं पाता। अब आते हैं बाहरी कारणों पर, जिनमें सबसे प्रमुख सासानी साम्राज्य था। ईरान से उठी यह शक्ति धीरे धीरे पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर हावी होने लगी। सासानियों ने कुषाण साम्राज्य को पीछे धकेला और उसके कई महत्वपूर्ण प्रदेश अपने अधीन कर लिए। उत्तरी भाग में भी नए घुमंतू कबीलों का दबाव बढ़ा। यूची के पूर्वज भी कभी भटकते कबीले थे और अब वही दबाव उनकी संतानों पर लौट आया। यह विडंबना इतिहास की सबसे कठोर सच्चाई है कि जो शक्ति कभी दूसरों को हटाकर उभरी थी, वही खुद नए आक्रमणकारियों के आगे टिक न सकी। भारत के भीतर भी नई शक्तियों का उदय हुआ। सातवाहनों का प्रभाव दक्षिण में बना रहा और उत्तर भारत में नागवंश तथा बाद में गुप्त साम्राज्य ने अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी। गुप्तों ने धीरे धीरे उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की और कुषाणों की शेष बची शक्ति को अपने में समाहित कर लिया। जब वसुदेव के बाद छोटे छोटे कुषाण शासक स्थानीय सत्ता तक सीमित हो गए, तब गुप्त साम्राज्य ने उन्हें समाप्त कर दिया। इस प्रकार कुषाण सत्ता केवल इतिहास की स्मृति बनकर रह गई। लेकिन इस पतन को केवल हार के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह पतन भी एक नए युग की भूमिका था। गुप्त साम्राज्य का उदय, जिसने भारत को स्वर्ण युग दिया, कहीं न कहीं कुषाणों की धरोहर का ही परिणाम था। गुप्तों ने कला, धर्म और साहित्य में वही राह पकड़ी जिसे कुषाणों ने तैयार किया था। गंधार और मथुरा की मूर्तिकला गुप्त कला की आधारशिला बनी। महायान बौद्ध धर्म गुप्त काल में और अधिक विकसित हुआ और व्यापार मार्गों ने गुप्त साम्राज्य को भी समृद्धि दी। यानी कुषाण साम्राज्य का पतन वास्तव में एक नए इतिहास की शुरुआत था। कहते हैं कि पतन का दृश्य बड़ा ही मार्मिक होता है। जब कभी बलवान रही सेनाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं, जब कभी खचाखच भरे महल सुनसान हो जाते हैं और जब कभी सोने चांदी से दमकती तिजोरियां खाली हो जाती हैं, तो वही पतन की सच्चाई होती है। कुषाण साम्राज्य का पतन भी वैसा ही था। धीरे धीरे उसकी शक्ति मिट्टी में मिल गई, लेकिन उसकी आत्मा इतिहास में जीवित रही। यही कारण है कि आज भी जब हम गंधार की मूर्तियों को देखते हैं, कनिष्क के सिक्कों को हाथ में लेते हैं या चरक संहिता का अध्ययन करते हैं, तो हमें उस साम्राज्य की याद आती है जिसने अपनी छाया एशिया और यूरोप तक फैलाई थी। समय की नदी सबको अपने साथ बहा ले जाती है। साम्राज्य उठते हैं, चमकते हैं और फिर रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाते हैं। परंतु कुछ साम्राज्य ऐसे होते हैं जो केवल अपने पत्थरों और महलों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से अमर हो जाते हैं। कुषाण साम्राज्य भी ऐसा ही था, जिसने अपनी शक्ति और वैभव से तो इतिहास को प्रभावित किया ही, साथ ही अपनी कला, धर्म, व्यापार और सहिष्णुता से पूरी दुनिया को एक साझा धरोहर दी। जब हम गंधार की मूर्तियों को देखते हैं तो उनमें केवल पत्थर की नक्काशी नहीं होती, उनमें यूनानी सौंदर्य शास्त्र, भारतीय अध्यात्म और ईरानी प्रभाव की गूंज मिलती है। यह मिश्रण केवल मूर्तियों का नहीं बल्कि सभ्यताओं का संगम है। मानो पत्थर में समय ने अपनी स्मृति अंकित कर दी हो, और यही गंधार कला आज भी संग्रहालयों और मंदिरों में जीवित है। वो हमें बताती है कि कुषाण साम्राज्य ने कला को भाषा बनाया था, एक ऐसी भाषा जो सीमाओं से परे सबको समझ आती थी। जब हम मथुरा की मूर्तिकला को देखते हैं तो उसमें भारतीय भावनाओं की गर्माहट और गहराई झलकती है। बुद्ध की शांत मुस्कान, विष्णु की गरिमा और देवी की कोमलता सब उस युग की पहचान है। ये कला हमें ये भी बताती है कि कुषाण केवल विदेशी आक्रांता नहीं थे, बल्कि वे भारत की मिट्टी में रच बस गए थे। उन्होंने इस भूमि को अपनाया और उसकी आत्मा का हिस्सा बन गए। यही कारण है कि उनकी कला में भारतीयता इतनी प्रबल है कि वह आने वाली पीढ़ियों को दिशा देती रही।
धर्म की दृष्टि से भी कुषाणों का योगदान अमर है। कनिष्क की छत्रछाया में महायान बौद्ध धर्म ने जिस स्वरूप को पाया उसने एशिया भर को प्रभावित किया। चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत में जो बौद्ध धर्म आज भी जीवित है उसकी जड़ें कुषाण काल में ही बोई गई थी। बौद्ध धर्म की मूर्ति पूजा का प्रारंभ गंधार और मथुरा से हुआ और वह आगे चलकर पूरी दुनिया में फैला। ये केवल धार्मिक बदलाव नहीं था बल्कि एक सांस्कृतिक क्रांति थी जिसने मानवता को करुणा और शांति का नया संदेश दिया। व्यापार और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी कुषाण युग का महत्व असाधारण था। रेशम मार्ग पर उनका नियंत्रण भारत को विश्व व्यापार से जोड़ता था। रोम तक भारतीय मसाले और रेशम पहुंचते थे और चीन से रेशमी वस्त्र व तकनीक आती थी। यह मार्ग केवल वस्तुओं का ही नहीं था बल्कि विचारों और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान कराता था और कुषाण साम्राज्य उसका प्रहरी था। यही कारण है कि इतिहासकार कहते हैं कि यदि कुषाण साम्राज्य न होता तो पूर्व और पश्चिम का संगम इतना सहज कभी न हो पाता। राजनीति और प्रशासन के स्तर पर भी कुषाणों ने ऐसी मिसालें कायम की जिनसे आगे आने वाले साम्राज्यों ने सीखा। उनके सिक्के न केवल आर्थिक समृद्धि के प्रतीक थे बल्कि उनमें बहुलता और सहिष्णुता की झलक भी थी। कहीं शिव और नंदी तो कहीं ग्रीक देवता और कहीं ईरानी प्रतीक। मानो एक छोटा सा सिक्का पूरे साम्राज्य की आत्मा को समेटे हुए था। ये परंपरा आगे गुप्त काल तक चली और भारतीय मुद्रा प्रणाली का आधार बनी। और जब हम चिकित्सा और साहित्य की बात करते हैं तो चरक संहिता जैसे ग्रंथों को भूलना असंभव है। इस ग्रंथ में चिकित्सा विज्ञान का जो भंडार है वह आज भी प्रासंगिक है। यह इस बात का प्रमाण है कि कुषाण युग केवल तलवार और साम्राज्य की चमक का युग नहीं था बल्कि यह ज्ञान और विज्ञान का भी युग था जिसने मानवता के स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान दिया। आज जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कुषाण वंश का नाम भले ही किसी सूची में ऊपर नीचे हो जाए लेकिन उसकी आत्मा हर जगह फैली हुई है। चाहे वह गंधार की गुफाएं हो, मथुरा की मूर्तियां हो, अफगानिस्तान के स्तूप हो या रोम के बाजारों में बिके भारतीय मोती हो, हर जगह कुषाण युग की गूंज सुनाई देती है। मानो समय की गहराइयों से कोई आवाज कह रही हो कि सभ्यता का असली वैभव सत्ता में नहीं बल्कि सहिष्णुता, आदान प्रदान और ज्ञान में है। और इस प्रकार कुषाण साम्राज्य की यह लंबी कथा हमें ये सिखाती है कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसका राजनीतिक अस्तित्व भले मिट जाए लेकिन यदि उसने कला, धर्म और संस्कृति को पोषित किया है तो वह अमर हो जाती है। कुषाण साम्राज्य आज भी अमर है, अपनी मूर्तियों, अपने सिक्कों, अपने धर्म और अपनी स्मृतियों के माध्यम से। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि साम्राज्य मिटते हैं लेकिन संस्कृति जीवित रहती है और संस्कृति ही मानवता की सबसे अमर धरोहर है। इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वो जमीन पर बिखरे हुए पत्थरों, टूटे हुए सिक्कों और धुंधली हो चुकी मूर्तियों में भी सांस लेता है। और कुषाण वंश का इतिहास आज भी हमें उन्हीं अवशेषों से पुकारता है, मानो वह कहना चाहता हो कि भले ही साम्राज्य विलुप्त हो गया हो लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा है। कभी अफगानिस्तान की बामियान घाटियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां खड़ी रहती थीं जिन्हें देखकर यात्री दंग रह जाते। वे मूर्तियां कुषाण काल की ही धरोहर थी। उनकी मुस्कान और शांति का आभास आज भी चित्रों और यात्रियों की स्मृतियों में जीवित है। मथुरा की गलियों में जब पुरातत्वविद खुदाई करते हैं तो लाल पत्थरों की मूर्तियां निकलती हैं। कहीं बुद्ध की प्रतिमा तो कहीं विष्णु की आकृति, कहीं देवी की छवि तो कहीं जैन तीर्थंकर की मूर्ति। ये सब उस समय की गवाही देते हैं जब कुषाण राजाओं ने सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया। मथुरा संग्रहालय में जब कोई पर्यटक इन मूर्तियों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है मानो समय की परतें खुलकर सामने आ रही हो और वह सीधे कनिष्क के दरबार या हविष्क के नगर में पहुंच गया हो। तक्षशिला की भूमि भी इसी कहानी का एक हिस्सा है, जहां कभी विश्वविद्यालयों की घंटियां बजती थी, भिक्षु ध्यान लगाते थे और व्यापारी रुककर अपना सामान बेचते थे। आज वहां केवल खंडहर है लेकिन उन खंडहरों की ईंटें भी बोलती हैं। वे कहती हैं कि यहाँ ज्ञान और व्यापार दोनों का संगम हुआ करता था। यहाँ से गुजरते हुए कोई भी यात्री यह महसूस करता है कि कुषाण साम्राज्य केवल सत्ता नहीं था बल्कि वह जीवन का उत्सव था। दिलचस्प यह है कि आज दुनिया भर के संग्रहालयों में कुषाण सिक्के संरक्षित हैं। लंदन, पेरिस, दिल्ली और काबुल तक में उनकी झलक मिलती है। जब कोई इतिहास प्रेमी इन सिक्कों को देखता है तो हैरान रह जाता है कि कैसे एक ही सिक्के पर ग्रीक अक्षर भी हैं, ईरानी देवता भी और भारतीय प्रतीक भी। ये केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं है बल्कि यह उस युग की आत्मकथा है जिसमें सभ्यताओं का संगम अंकित है। यही कारण है कि इतिहासकार इन्हें धातु में ढली सभ्यता कहते हैं। आज अफगानिस्तान की मिट्टी से जब कभी कोई मूर्ति निकलती है तो पुरातत्वविदों की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है बल्कि यह समय का संदेश है।
उसी प्रकार चीन और जापान के मंदिरों में जब लोग बुद्ध की मूर्तियों को प्रणाम करते हैं तो वे अनजाने में कुषाण साम्राज्य की ही धरोहर को नमन कर रहे होते हैं, क्योंकि वही युग था जब ये धर्म उनकी भूमि तक पहुंचा। कहानीकार कहते हैं कि यदि आप दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में जाकर कुषाण युग की मूर्तियां देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि वे मूर्तियां अभी जीवित हैं। उनकी आंखों की गहराई में समय की नदियां बहती हैं। उनकी मुस्कान में शांति की वह लहर है जिसने चीन से रोम तक लोगों के दिलों को छुआ था। यही है कुषाण साम्राज्य की अमरता, जो किसी ग्रंथ के पन्नों में नहीं बल्कि पत्थरों, धातुओं और मिट्टी में अंकित है। इस प्रकार कुषाण साम्राज्य आज भी जीवित है। पुरातत्व की खुदाइयों में, संग्रहालयों की अलमारियों में, पर्यटकों की आंखों में और इतिहासकारों की कलम में उसकी ध्वनि कभी बामियान की घाटियों से सुनाई देती है, कभी मथुरा की मूर्तियों से, कभी सिक्कों की चमक से और कभी बौद्ध धर्म के मठों की घंटियों से। ये स्मृतियां हमें ये बताती हैं कि भले ही साम्राज्य नष्ट हो जाए लेकिन संस्कृति और कला अमर रहती है, और यही कुषाणों की असली धरोहर है। हर महान साम्राज्य की कहानी केवल उसके उठने और गिरने में नहीं होती, उसकी असली महिमा उसके योगदान में होती है। और कुषाण साम्राज्य ने अपनी शक्ति भले ही खो दी हो, पर संस्कृति, धर्म, कला और ज्ञान में जो विरासत छोड़ी वह आज भी जीवित है। ये हमें ये सिखाती है कि असली विजय सिंहासन पर नहीं बल्कि मानवता और सभ्यता के कल्याण में है। कुषाणों की गाथा हमें ये भी बताती है कि सभ्यता का असली आधार सहिष्णुता और बहुलता है। जब उन्होंने बौद्ध, ब्राह्मण और अन्य पंथों को समान रूप से संरक्षण दिया, तब समाज में एक अनोखी ऊर्जा पैदा हुई। कला और ज्ञान पल्लवित हुए, व्यापार और शिक्षा फलने फूलने लगे। यही वह मूल मंत्र था जिसने उनके साम्राज्य को इतने समय तक विश्व इतिहास में उज्जवल स्थान दिया। सम्राट कनिष्क की छत्रछाया में महायान बौद्ध धर्म का विस्तार, गंधार और मथुरा की मूर्तियों की अभिव्यक्ति, सिक्कों की बहुलता और व्यापार मार्गों की समृद्धि, ये सभी केवल उनके समय की विशेषताएं नहीं बल्कि भविष्य के लिए संकेत थे। उन्होंने ये दिखाया कि सीमाएं केवल भौतिक होती हैं, विचार, धर्म और कला की सीमाएं नहीं होती, और यही संदेश आज के युग के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। व्यापार और संस्कृति का पुल, शिक्षा और धर्म की नींव, कला और विज्ञान की चमक, यही सब कुछ कुषाणों ने हमें छोड़ा। और यही कारण है कि भले ही उनके महल ढह गए, उनके सिक्के और मूर्तियां संग्रहालयों में सज गए, उनके मठ और विश्वविद्यालय खंडहर बन गए, पर उनकी आत्मा इतिहास के हर पन्ने में, हर खोज में और हर स्मृति में जिंदा है। आज जब हम उनके अवशेषों को देखते हैं, संग्रहालयों में उनके सिक्कों और मूर्तियों को निहारते हैं, बामियान, मथुरा, तक्षशिला या अफगानिस्तान की पुरानी घाटियों में घूमते हैं, तो हमें केवल इतिहास नहीं दिखता, हमें सीख भी मिलती है कि शक्ति अस्थायी है, सत्ता नश्वर है, लेकिन ज्ञान, संस्कृति, सहिष्णुता और कला अमर हैं। और यही वह संदेश है जो कुषाण साम्राज्य आज भी हमें देता है। कुषाणों की गाथा का यही अंतिम सार है, यही उनकी अमरता है। उनका साम्राज्य भले ही इतिहास के पन्नों में विलुप्त हो गया हो, पर उनका योगदान मानवता के हर क्षेत्र में आज भी जीवित है, और यही पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। हमें ये याद रखना चाहिए कि सभ्यता केवल साम्राज्य से नहीं बनती, वो उस ज्ञान, संस्कृति और सहिष्णुता से बनती है जो हम अपनी पीढ़ियों को छोड़ते हैं, और कुषाण साम्राज्य ने हमें यही सिखाया। और इस प्रकार समाप्त होती है उस युग की कहानी, जो इतिहास की धारा में बहकर आज भी हमें प्रेरित करती है, हमें ये याद दिलाती है कि सभ्यता का असली वैभव सत्ता में नहीं, बल्कि कला, ज्ञान और संस्कृति में है, और यही कुषाण वंश की सच्ची अमरता है। कनिष्क का साम्राज्य केवल युद्ध, प्रशासन और व्यापार तक सीमित नहीं था। उसकी दृष्टि में संस्कृति, शिक्षा और आम जनता का कल्याण उतना ही महत्वपूर्ण था। नगर और गांव उसकी दूरदर्शिता के प्रतिबिंब बन गए थे। गलियों में बच्चों की हंसी, स्कूलों और मठों में भिक्षुओं की शिक्षा, कलाकारों के आंगन में मूर्तियों और चित्रों का निर्माण, और बाजारों में व्यापारी अपने माल का आदान प्रदान करते हुए, ये सभी दृश्य साम्राज्य की जीवंतता का प्रतीक थे। शहरों में विद्यालय और पुस्तकालय बने, जहां गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन और धर्म के अध्ययन होते। विद्यार्थी और भिक्षु यहां ज्ञान प्राप्त करते और उसे समाज के कल्याण में प्रयोग करते। कनिष्क ने ये सुनिश्चित किया कि शिक्षा केवल अमीर और उच्च वर्ग तक सीमित न रहे। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को भी पढ़ाई और ध्यान का अवसर मिलता। इसी कारण कुषाण साम्राज्य में समाज में ज्ञान और नैतिकता का स्तर उच्च था। गांवों में किसान और कारीगर अपने कार्य में व्यस्त रहते। किसान खेतों में हल चला रहे होते, सिंचाई और कृषि की विधियों का अभ्यास करते, वहीं कारीगर अपने हुनर से घरेलू सामान, औजार और कलाकृतियां तैयार करते।
कनिष्क ने ये देखा कि आम जनता का जीवन सुखमय और सुरक्षित होना चाहिए, तभी साम्राज्य स्थिर रह सकता है। उसने न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार बनाई कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहे। सांस्कृतिक गतिविधियां भी साम्राज्य में महत्वपूर्ण थी। त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, नृत्य और संगीत नियमित रूप से आयोजित होते। कलाकार अपने हुनर और कल्पना को प्रस्तुत करते और जनता उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लेती। गंधार और मथुरा की मूर्तियों के निर्माण में आम लोगों की भागीदारी भी होती, जिससे कला और संस्कृति समाज के हर स्तर तक पहुंचती। कनिष्क ने स्तूप और मठों के निर्माण में भी आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की। नगर और गांव के लोग ईंटें और पत्थर लाते, भोजन और सहायता प्रदान करते। भिक्षु और साधक उन्हें शिक्षा और धार्मिक ज्ञान प्रदान करते, और यह साझा प्रयास साम्राज्य में एकता और सामूहिक चेतना का प्रतीक बन गया। बाजारों में विविधता और जीवंतता थी। व्यापारी विदेशी वस्तुएं लाते, स्थानीय कारीगर उन्हें सजाते और बेचते। मसालों, रेशम और आभूषणों की महक गलियों में फैलती। बच्चों की हंसी, महिला और पुरुषों की बातचीत और सैनिकों की गश्त, ये सभी साम्राज्य की जीवंतता को दर्शाते। कनिष्क ये समझता था कि केवल सीमा और सेना की शक्ति से साम्राज्य स्थिर नहीं रहता, बल्कि आम जनता का जीवन और संस्कृति की समृद्धि ही इसे अमर बनाती है। शाम के समय जब सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलता, तो कनिष्क अपने बगीचे में खड़ा होकर बच्चों को खेलते, भिक्षुओं को ध्यान करते और कारीगरों को काम करते देखता। उसके मन में संतोष और गर्व की भावना उठती। उसे पता था कि उसका साम्राज्य केवल शासन और विजय का नाम नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और संस्कृति के माध्यम से समाज की स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। कनिष्क की दूरदर्शिता और जनता के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ही कुषाण साम्राज्य की असली ताकत बन गई। यही संतुलन और समृद्धि उसे इतिहास में महान बनाती और आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करती। कनिष्क के शासन में केवल धर्म, कला, व्यापार और प्रशासन ही महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि विज्ञान और तकनीक का विकास भी उसके दृष्टिकोण का एक अनिवार्य अंग था। नगर और गांव में ये स्पष्ट दिखाई देता कि साम्राज्य ने स्वास्थ्य, निर्माण और ज्ञान के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाई। नगरों में कुशल वास्तुकार और अभियंता कार्यरत थे। पुल, जलाशय और सिंचाई के साधन बनाए गए, जिससे खेती और नगर जीवन सुचारू रहा। बड़ी और छोटी नहरें खेतों तक पानी पहुंचाती और प्रत्येक गांव में कुएं और जल स्रोत बनाए गए। किसान सिंचाई की नवीन तकनीक से अधिक उपज प्राप्त कर पाते और यह साम्राज्य की समृद्धि में योगदान देता। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुषाण साम्राज्य उदाहरण प्रस्तुत करता था। नगरों में अस्पताल और औषधालय बने, जहां चिकित्सक जड़ी बूटियों और उपचार के पारंपरिक और वैज्ञानिक तरीकों से रोगियों का इलाज करते। भिक्षु और वैद्य ज्ञान साझा करते और ज्ञान की यह संस्कृति शिक्षा का हिस्सा बन गई। लोगों के बीच स्वच्छता, पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य की समझ विकसित हुई। कनिष्क ने यह भी सुनिश्चित किया कि युद्ध और प्रशिक्षण के दौरान घायल सैनिकों का उचित उपचार हो। युद्धभूमि पर चिकित्सक तैनात थे, जो घायल सैनिकों का उपचार करते। यह न केवल सामरिक दृष्टि से आवश्यक था, बल्कि सैनिकों में उत्साह और विश्वास भी बढ़ाता। तकनीकी विकास में निर्माण कला और उपकरणों का बड़ा योगदान था। लोहे और कांसे के उपकरणों से किले, पुल और भवन बनाए गए। घोड़ों और ऊंटों के लिए यातायात मार्गों का निर्माण हुआ, ताकि सेना और व्यापार सुचारू रूप से चल सके। कारीगरों और अभियंताओं की यह टीम साम्राज्य को हर चुनौती के लिए तैयार रखती। शहरों और नगरों में विज्ञान और तकनीक का प्रयोग दैनिक जीवन में दिखाई देता। जल प्रणाली और गली मार्गों की योजना, जलाशयों और कुओं की व्यवस्था और नगरों में साफ सफाई की व्यवस्था, ये सब साम्राज्य की दूरदर्शिता का प्रतीक था। कनिष्क समझता था कि जनता का स्वास्थ्य और जीवन स्तर ऊंचा रहेगा तो साम्राज्य भी स्थिर और मजबूत रहेगा। कनिष्क के दरबार में विद्वान और वैज्ञानिक नियमित रूप से नई तकनीक और प्रयोगों की जानकारी देते। कभी वे नए औजार बनाते, कभी जल स्रोतों के वितरण की योजना तैयार करते, तो कभी कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार प्रस्तुत करते। कनिष्क सभी सुझावों को गंभीरता से सुनता और उसे साम्राज्य की योजना में शामिल करता। शाम के समय जब सूर्य की सुनहरी किरणें नगर की गलियों में बिखरती, कनिष्क अपने बगीचे में खड़ा होकर बच्चों को खेलते, कारीगरों और वैज्ञानिकों को काम करते देखता। उसे यह संतोष होता कि उसका साम्राज्य केवल शक्ति और विजय का नाम नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और स्वास्थ्य के माध्यम से मानव कल्याण का प्रतीक बन चुका है।
यही दृष्टिकोण और दूरदर्शिता कुषाण साम्राज्य को न केवल शक्तिशाली बल्कि सभ्य और समृद्ध बनाने में सहायक थी। कला, धर्म, व्यापार, प्रशासन और शिक्षा के साथ विज्ञान और स्वास्थ्य का ये संतुलन साम्राज्य को आने वाले युगों के लिए प्रेरणा देता। कनिष्क के शासन के बाद कुषाण साम्राज्य के भविष्य की धारा धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी दूरदर्शिता और नेतृत्व साम्राज्य को स्थिर और समृद्ध बनाने में सफल रहा, लेकिन कनिष्क के जाने के बाद नई पीढ़ी के शासकों में वह सामूहिक दृष्टि और संगठन नहीं दिखाई दिया। आंतरिक संघर्ष और प्रांतीय शासकों की स्वतंत्रता की आकांक्षा ने साम्राज्य को धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर दिया। प्रांतीय शासक अब केवल अपने क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार रहने लगे और केंद्रीय शासन के प्रति उनकी निष्ठा कमजोर हो गई। दरबार में शक्ति संघर्ष और राजनीतिक षड्यंत्र बढ़ने लगे। कभी दरबार के साजिशी खेलों में साम्राज्य की नीति प्रभावित होती, तो कभी प्रांतीय विद्रोह ने सेना को सीमा पर तैनात कर दिया। उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर घुमंतु कबीलों और आक्रमणकारियों का दबाव बढ़ गया। कई बार सैनिकों को सीमा पर युद्ध के लिए भेजा गया, लेकिन अंदरूनी अस्थिरता के कारण तैयारी और रणनीति में कमी रहती। साम्राज्य की सीमाएं कमजोर होती गईं और छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए। व्यापार और विदेशी संबंध भी प्रभावित होने लगे। रेशम मार्ग पर सुरक्षा की व्यवस्था अब उतनी कड़ी नहीं रह गई थी। व्यापारी मार्गों पर आक्रमण और लूट के डर से पहले की तरह सहज रूप से यात्रा नहीं कर पा रहे थे। रोम और चीन से आने वाले दूत और व्यापारी प्रभावित हुए और साम्राज्य की वैश्विक प्रतिष्ठा कुछ हद तक घटने लगी। आंतरिक विद्रोह और प्रशासनिक कमजोरियों के बावजूद कला, धर्म और संस्कृति का प्रभाव अब भी कायम था। भिक्षु और विद्वान अपने मठों और विद्यालयों में ज्ञान का प्रचार करते रहे। गंधार और मथुरा की मूर्तियां अब भी अपने संदेश देती रहीं, लेकिन साम्राज्य की एकता और स्थिरता में कमी ने धीरे धीरे जनता के जीवन में अस्थिरता पैदा की। कनिष्क के जाने के बाद के शासकों में नीति और दूरदर्शिता की कमी ने ये स्पष्ट कर दिया कि केवल शक्ति और विजय से साम्राज्य नहीं टिकता। प्रशासनिक ढांचा कमजोर हुआ, सैनिकों में अनुशासन घटा और प्रांतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता बढ़ाई। धीरे धीरे कुषाण साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति क्षीण हो गई। इस बीच सासानी साम्राज्य और नए घुमंतु कबीलों का दबाव उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बढ़ता गया। कई नगर और किले उनके नियंत्रण में चले गए। साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़ने लगी और कई प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। युद्ध और आंतरिक संघर्ष ने साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को कमजोर कर दिया। हालांकि कुषाण साम्राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर अब भी जीवित रही। बौद्ध धर्म का प्रसार, गंधार और मथुरा की कला, शिक्षा और विज्ञान की उपलब्धियां सभी भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। साम्राज्य के पतन के बावजूद इसका प्रभाव आने वाले युगों में स्पष्ट दिखाई दिया। शाम के समय जब सूर्य धीरे धीरे ढलता और नगरों में गलियों में सन्नाटा फैलता, तो पुराने सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यों की याद में खोए रहते। उन्हें एहसास होता कि साम्राज्य केवल सीमा और सेना से नहीं, बल्कि नीति, न्याय, कला, धर्म और प्रशासन के संतुलन से जीवित रहता है। कनिष्क के दूरदर्शी नेतृत्व और उसके आदर्श अब केवल स्मृति और धरोहर में बचे थे। यही वह समय था जब कुषाण साम्राज्य भले ही भौतिक रूप से सिकुड़ गया, लेकिन उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए अमिट बनी रही। साम्राज्य का पतन केवल सत्ता का पतन था, लेकिन ज्ञान, कला और धर्म का प्रभाव आज भी जीवित है। समय की नदी ने धीरे धीरे कुषाण साम्राज्य को भौतिक रूप से कमजोर कर दिया, लेकिन उसकी धरोहर और प्रभाव सदैव जीवित रहे। साम्राज्य के अंतिम वर्षों में आंतरिक संघर्ष, प्रांतीय विद्रोह और बाहरी दबाव ने केंद्रीय शासन को कमजोर किया। सीमा क्षेत्रों में घुमंतु कबीलों और सासानी आक्रमणकारियों की सक्रियता बढ़ गई। प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्रता की चाह में सत्ता के छोटे छोटे केंद्र बना लिए। सैनिक अनुशासन कमजोर हुआ और प्रशासनिक ढांचे में खामियां आने लगी। फिर भी कुषाण साम्राज्य का ऐतिहासिक महत्व कभी कम नहीं हुआ। कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा स्थापित कला, धर्म, व्यापार और शिक्षा के मानक ने पूरे एशिया पर गहरा प्रभाव डाला। गंधार और मथुरा की मूर्तियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। बौद्ध धर्म का प्रसार चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत तक हुआ और यह धर्म आज भी मानवता और करुणा का संदेश देता है। सांस्कृतिक दृष्टि से कुषाण साम्राज्य ने एक ऐसे युग की नींव रखी जिसमें कला, शिक्षा और धर्म का विकास संतुलित रूप से हुआ। नगरों और गांवों में बने स्तूप, मठ और विद्यालय, कलाकृतियां, पुस्तकालय और बाजार, ये सभी साम्राज्य की समृद्धि और संगठन का प्रतीक बने।
व्यापार और वैश्विक संपर्क ने न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी सुनिश्चित किया। कनिष्क के दूरदर्शी नेतृत्व और उसके आदर्शों ने ये सिद्ध किया कि साम्राज्य केवल शक्ति और भूमि का नाम नहीं, बल्कि संस्कृति, धर्म, शिक्षा और न्याय का प्रतीक भी होना चाहिए। उसके प्रशासनिक और सामाजिक संतुलन ने साम्राज्य को अनेक पीढ़ियों तक यादगार बना दिया। कुषाण साम्राज्य भले ही भौतिक रूप से टूट गया, लेकिन उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रही। मूर्तियां और स्तूप इतिहास की गवाह बन गए, भिक्षु और विद्वान ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे, और जनता के जीवन में नैतिकता और संस्कृति की झलक बनी रही। इतिहास के पन्नों में कुषाण साम्राज्य का चित्र केवल युद्ध और विजय का नहीं, बल्कि कला, धर्म, शिक्षा, व्यापार और विज्ञान के सामंजस्यपूर्ण विकास का प्रतीक बनकर दर्ज हुआ। यही कारण है कि कुषाण साम्राज्य को केवल एक ऐतिहासिक सत्ता नहीं, बल्कि सभ्यता और संस्कृति की महान धरोहर माना जाता है। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिपता है, लेकिन उसकी सुनहरी किरणें अभी उन स्तूपों, मठों, मूर्तियों और बाजारों पर पड़ती हैं, जो कुषाण साम्राज्य की अमिट छाप को दर्शाते हैं। यही वह विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा, शिक्षा और दिशा देती रही। साम्राज्य का भौतिक पतन हुआ, लेकिन उसकी संस्कृति और आदर्श अजर अमर बनकर इतिहास में जीवित रहे। कुषाण साम्राज्य की कहानी यह सिखाती है कि शक्ति और विजय महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान, धर्म, कला, न्याय और समाज की स्थिरता ही किसी साम्राज्य को अमर बनाती है। यही वह लय है जो इतिहास के पन्नों में कुषाणों के नाम को संजीवित रखती है।